जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, यूरोप की यदि बात करें तो यूरोप को सबसे ज़्यादा संपन्न कॉन्टिनेंट के रूप में और उसके देशों को, विशेषकर जो वेस्टर्न यूरोप के और नॉर्दर्न यूरोप के देश हैं, उनको बहुत ही संपन्न देशों में माना जाता है। जहां माना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ हुआ या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत अच्छा है, पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, साइंटिफिक और टेक्निकल ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये सब होने के बावजूद भी जो अंग्रेजी का शब्द कहते हैं परफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना, मतलब बहुत बड़ी समस्या होना, कोरोना वायरस को लेकर परफेक्ट स्ट्रॉम में घिरा हुआ दिख रहा है यूरोप। पहले भी हमने देखा कि यूरोप की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब थी, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स की थी, लेकिन अब जो दिख रहा है कि वापस से कोरोना के दलदल में समाता जा रहा है यूरोपियन यूनियन। खासतौर से मैं ग्रेट ब्रिटेन की बात नहीं करूंगा, ग्रेट ब्रिटेन ने अपने आप को बहुत अच्छी तरह संभाला है, तो बहुत हद तक वैक्सीनेट करके खुद को बाहर निकाल रहा है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि ये परफेक्ट स्ट्रॉन्ग जो यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में है, उसका जो प्रमुख कारण है कि एक तो इन्होंने सही तरह से जो खरीदारी करनी थी वैक्सीन की वह नहीं की। फिर इनके जो रेगुलेटर्स हैं, जो संस्थाएं जो होती हैं, जो अनुमति देती हैं ड्रग्स को कि ये ड्रग उपयोग हो सकती है या नहीं हो सकती, हद से ज़्यादा जीलस होना। जेलस होना का मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, कि हद से ज़्यादा केयरफुल होना, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केसेस और ये स्यू करना ये सब चलता रहता है। तो ओवर जेलस वो भी किस समय, जब एक महामारी इसमें दुनिया धस चुकी है, दुनिया किसी तरह से इससे निकलने के लिए वैक्सीन बनाई है, और साथ ही साथ एंटी वैक्सीन, वैक्सीन विरोधी जनसंख्या का होना जो है वह वापस से एक तरह से स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के मोड में धकेलता जा रहा है यूरोपियन यूनियन को। जबकि दूसरे देश, उन्हीं के पड़ोसी देश में, भारत की तो बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि भारत ने तो जिस प्रकार से काम किया, एक मॉडल काम किया है, जिस प्रकार से हमने अपनी जनसंख्या को बचाया है कोविड-19 से। हालांकि हमारे यहाँ भी वापस से कोविड फैल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ का स्ट्रक्चर आप देखिए, चाहे वैक्सीनेशन हो वह ठीक चल रहा है, हमारे पास तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्रोक्यूरमेंट की बात वैसी बनती नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी एंटी वैक्सीन धारणाएं नहीं चल रही हैं, थोड़ी बहुत चली है लेकिन वह भी अब शिथिल हो चुकी है। लेकिन यूरोप में ये सब चीजें हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम भारत से कंपेयर नहीं करें, हम इनको कंपेयर करें यूनाइटेड किंगडम से, हमको इनको कंपेयर करें यूएसए से, जिनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहा कोविड-19 का। पैसा होने के उपरांत भी तो ऐसा लगता है कि ईयू अब पीछे चला जाएगा इकोनॉमी को ओपन करने में, चीज़ों को नॉर्मलाइज करने में, कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, या फिर उनका जो पूर्ववर्ती सहयोगी था यूरोपियन यूनियन का, पूर्ववर्ती सदस्य था ब्रिटेन, उसके मुकाबले। और अब जो दिख रहा है ना कि स्पाइक जिस प्रकार से केसेस में हो रही है, हॉस्पिटलाइजेशन में हो रही है, मुझे लगता है कि लंबा समय और लगेगा शायद कि लॉकडाउन कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। इसका मतलब अर्थव्यवस्था नहीं खुल पाएगी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज में। यदि हम बात करें कि जब वैक्सीनेशन की ड्राइव दुनिया भर में शुरू हुई थी, तो यूरोपियन यूनियन जो था वह यूनाइटेड स्टेट्स से और ग्रेट ब्रिटेन से लगभग एक महीना दूर चल रहा था, पीछे चल रहा था। उसका कारण उनके रेगुलेटर्स थे। लेकिन जब रेगुलेटर्स ने भी रेगुलेशन पास कर दी कि ये वैक्सीन आप कर सकते हैं, उसके बाद भी जो बहुत सारी इनकी प्रोक्यूरमेंट की समस्याएं हो रही थी, जो इनका एंटी वैक्सीन सेंटीमेंट चल रहे थे, उससे ये और भी बहुत ज़्यादा पीछे हो गया यूके और यूएसए के मुकाबले। और जो ये फाइनल जो नेल लगी, जिसको कॉफिन में कहते हैं, जिसको कहते हैं कि ताबूत में आखिरी खील जो हुई, ये एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, जो कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन भी कहते हैं, हमारे यहाँ इसको पुणे में बनाया जाता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको यहाँ पर कोविडशील्ड कहते हैं। और बतौर डॉक्टर जो मुझे भी वैक्सीन लगा वो कोविडशील्ड का ही लगा था, और अच्छा है। मैंने जब टेस्ट कराया तो मेरा एंटीबॉडी काउंट आ रहा है 22nd डोज के 15-20 दिन के बाद जो मैंने टेस्ट कराया, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो प्रभावशाली वैक्सीन है। अब उसके खिलाफ जो इनके यहाँ एक ड्राइव चालू हुई, और बहुत सारी कंट्रीज ने, जर्मनी ने, आइसलैंड ने, शायद डेनमार्क ने भी इसको टेम्पररी रोक लिया, ये कहते हुए कि इसकी वजह से खून में थक्के जम सकते हैं। अब ये कितने केसेस आए थे, इन्होंने 50 लाख लोगों को, ये जब वैक्सीन लगी तो
तो उसमें 30 लोगों के केसेस आए। अब वो 30 लोगों को और भी किसी कारण से आ सकते हैं, तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक वे में इन्होंने उसको टेम्पररी रोक दिया। मतलब एक वातावरण तो खराब बन गया, उसके विपरीत एक वातावरण बन गया। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने एस्ट्राजेनिका को, ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को अभी ही टारगेट किया है। इसके पहले भी जैसे इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा था कि ये 65 से ऊपर, 65 और 65 के ग्रुप वालों से ऊपर वालों के लिए प्रभावशाली नहीं है, जबकि आंकड़े दिखाते हैं कुछ और चीज की प्रभावशाली है। ये साउथ अफ्रीका का जो वेरिएंट है उस पर प्रभावशाली नहीं है, लेकिन ऐसे वेरिएंट तो गिनती का है यूरोप में भी। तो ये लोग इस वैक्सीन के खिलाफ पहले भी एक माहौल बना चुके हैं, और अब इन्होंने जो किया है ना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, इन्होंने कुल्हाड़ी पर पैर रखा है, और इसके दूरगामी परिणाम इनको आएंगे। आज हालांकि इन्होंने, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि वह सेफ है, लेकिन जो नुकसान हो चुका है वह तो हो चुका है, क्योंकि इस प्रकार की धारणा का बनना। अब मैं आपको एक डाटा बताऊं, कुछ दिनों पहले का एक डाटा है फ्रांस के 60% जो लोग हैं, एडल्ट्स हैं, जो वैक्सीन लेने वाली पॉपुलेशन है, वे बोलते हैं कि वैक्सीन नहीं लेंगे। एस्ट्राजेनिका ही नहीं, वो दूसरे वैक्सीन के ऊपर भी, ज़्यादा मुझे मालूम है शायद वो जो एल्डरली पॉपुलेशन का होगा, ये थोड़ा सा मुझे एडल्ट है कि एल्डरली था, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन जो भी था, हो सकता है कि एल्डरली वर्ग होगा। उसमें 60% यदि एल्डरली वर्ग यह कहता है कि वे वैक्सीन नहीं लगाएंगे, तो आप समझ जाइए कि एंटी वैक्सीन ड्राइव कितनी जोर शोर से है यूरोप के डेवलप्ड देशों में, और बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। और मैं दूसरी बात कहता हूं कि यदि इनको ब्लड क्लॉट से इतना ही डर लगता है, तो फिर इनको एस्ट्राजेनिका का वैक्सीन दौड़ के लगवाना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि 10% जो लोग एडमिट होते हैं कोरोना वायरस को लेकर, जो आईसीयू में नहीं होते हैं, जो लेकिन हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, उन 10% लोगों में वेनस थ्रोम्बोसिस मिलती है, जो कि एक प्रकार का ब्लड क्लॉट डिसऑर्डर है। वहीं जो आईसीयू में जाते हैं उनमें से 28% लोगों में ब्लड क्लॉट की समस्या आती है। और इसमें तो यदि इनके आंकड़ों से माने तो 50 लाख में से 30 को हुई, तो मतलब कोई नंबर ही नहीं हुआ 10% और 28% के मुकाबले। तो इनको तो और जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए, लेकिन एक वातावरण बनाया गया। अब चूंकि इन्होंने आज ये कहा है कि ठीक है, वो कोई समस्या नहीं है, लगा सकते हैं, लेकिन जो नुकसान होना था वो नुकसान हो गया। अब जो धारणाएं बनती हैं ना, वे काम करती हैं, और लोग और अवॉइड करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यूरोप को और भी अभी परेशान होना है कोरोना वायरस से। और फिर इनका प्रोक्यूरमेंट भी जो रहा, पहले तो इन्होंने ये किया कि जब दुनिया भर की कंपनीज अपने वैक्सीन की ऑर्डर्स बुक कर रहे थे, तब इन्होंने सोचा कि नहीं, हमारी यूरोप की जो कंपनीज हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, हम उनको तरजीह देंगे, प्रायोरिटी देंगे। लेकिन जब उनका परिणाम अच्छे नहीं आए, तो फिर उन्होंने मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनिका, इन सब के वैक्सीन बुक करना शुरू किए। उसके बावजूद भी जब एस्ट्राजेनिका से इनके खूब झगड़े हुए यूरोपियन कमीशन के, और ये सब बातें आई कि एस्ट्राजेनिका जितने डोसेज देना चाहिए था नहीं दे पा रहा है, खूब तू में हुई उसको लेकर भी। लेकिन जब डोसेज भी आ रहे हैं, तब ये फिजूल की झूठी बातें फैला रहे हैं, अनसाइंटिफिक बातें फैला रहे हैं, और रोक रहे हैं वैक्सीन ड्राइव को, ये बोलते हुए कि क्लॉटिंग हो रही है। और अब बोल रहे हैं कि नहीं, कोई क्लॉटिंग नहीं थी, अब हम लगाएंगे, ये सेफ है बिल्कुल। तो ये इस प्रकार के कर्तृत्व की वजह से, अपने आप को ज़्यादा समझने की वजह से, ज़्यादा अक्लमंद समझने की वजह से, यूरोप जो है वह कोरोना के दलदल में धंसता जा रहा है। अब इनको दिख रहा था शायद कि आखिरी उम्मीद इनको थी जॉनसन एंड जॉनसन का जो वैक्सीन है, जो यूनाइटेड स्टेट्स में बना है, जो कि सिंगल डोज का है। हालांकि उसका रेट ऑफ इफेक्टिविटी कम है दूसरों से, लेकिन फिर भी 70-71% वह भी इफेक्ट करता है, मतलब अच्छा है। 50% से ज़्यादा जिसकी भी इफेक्टिविटी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उसको अच्छा मानती है। तो इनको उम्मीद थी कि उससे हो जाएगा, लेकिन अभी उस कंपनी ने भी ये कहा है कि जो सेकेंड क्वार्टर में इनको देना है, जो टारगेट सेट थे, वो सेकंड क्वार्टर में जॉनसन एंड जॉनसन भी इनको नहीं दे पाएगी। अब ये स्पुतनिक 5 जो कि रशिया का है, उससे भी बात कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है इनके
जो रेगुलेटर्स है उसमें भी समय लेंगे। क्यों समय लेंगे? क्योंकि फिर वही नाटकबाजी, अपने आप को बड़ा समझना, ज़्यादा ये सब जो चीज़ें हैं इनकी, अपनी जानों को ज़्यादा समझना दूसरों की जानों से, तो उसमें भी इनके रेगुलेटर्स टाइम लेंगे। और टाइम नहीं भी लेते हैं तो रशिया ने भी दूसरे कंट्रीज से कमिटमेंट कर रखा है। और मेरे पास तो एक जो खबर आ रही है कि जो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है उसकी भारत की किसी कंपनी से भी बात चल रही है कि भारत में मैन्युफैक्चर होगा। ये जो क्वाड की बैठक हुई ना, उसके बाद जो बात हुई कि क्वाड की वैक्सीन ड्राइव चलेगी, तो वो उसका मैन्युफैक्चरिंग भी भारत में होगी। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, रशिया के वैक्सीन पर। तो हमने जिस प्रकार से मैनेज किया वो तो एक एग्जाम्पल है दूसरों के लिए, लेकिन यूरोप जो कर रहा है कि जिस प्रकार से एंटी वैक्सीन चल रहे हो, कभी भी प्रेशर डालते। अच्छा, एक नया प्रेशर भी इन्होंने डाला कि अब जो कंट्रीज उनको वैक्सीन नहीं देंगे, जो यूरोप में वैक्सीन बन रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, उनकी सप्लाई उन कंट्रीज के लिए रोक देंगे। तो प्रमुखता से इसका टारगेट जो रहा है वो यूनाइटेड किंगडम रहा। इनकी ब्रेक्सिट के बाद जो समस्याएं हुई वह भी इसका एक कारण है। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होना है ईयू को सोचना होगा कि उसके रेगुलेटर्स किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, किस प्रकार से लेट लतीफी करते हैं, और किस प्रकार से ये लोग अपने आप को ओवर समझते हैं, और उसी का ये परिणाम भोग रहे हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन हमारा मित्र है, कि इन सब चीज़ों से जल्दी ये बाहर निकलें, इकोनॉमी खुले, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, सबकी इकोनॉमी जल्दी खुलना ज़रूरी है। हम विश करते हैं कि जल्दी ही वहाँ के हालात अच्छे हों। जय हिंद, जय भारत।